नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया हेड में। मैं ब्रजेश जैन और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आतंक के अंत की। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमले किए हैं, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। और हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि भी की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से ज्यादा हमला किया। और इस भीषण हमले में ये इतना भीषण था ये हमला कि आसपास की 6 बिल्डिंगें इस हमले में ध्वस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वह आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक खामनेई के सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, यानी कि खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इन हमलों के बाद लगातार जो है वो इसी तरीके की कवायद की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की, जिसमें वे लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमलों का आदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ नसरुल्लाह की मौत पर हमास ने शोक व्यक्त किया है। हमास ने कहा, हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान की लड़ाई अब तेज होगी। नसरुल्लाह ने हमारे लोगों के समर्थन में लड़ते हुए जान गंवाई है, ये कहना है फिलिस्तीन का। और तमाम नेता आज दुख मना रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि लगातार आतंक के अंत पर जो है वो काम कर रहा है इजराइल। किस तरह इजराइल ने लंबे आतंक का अंत किया है और हिजबुल्लाह चीफ के हेडक्वार्टर पर लगातार जो है वो हमले किए हैं और पूरा का पूरा जो गढ़ था हिजबुल्लाह का वो नष्ट नाबूद किया है। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आतंक का अंत जो है वो इजराइल ने किया है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के बारे में हम आपको बता दें कि नसरुल्लाह 1992 में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ बना था और उसे यह जिम्मेदारी मिली तब वह महज 32 साल का था। नसरुल्लाह संगठन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था और इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुक्र को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन यानी 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानियह को भी मार दिया गया था। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता नहीं बचा है। वहीं हमास की लीडरशिप में सिर्फ याह्या सिनवार जीवित हैं, जो गाजा में मौजूद है इस वक्त। तो बिल्कुल देखिए, आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह अंत हुआ है आतंक का और किस तरह इसका असर क्या भारत पे भी होगा और क्या भारत को भी इस एयर स्ट्राइक और हमलों से सीख लेने की जरूरत है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सहगल साहब। और पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया हेड पर बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले पीके सहगल साहब आपके पास आएंगे। सर, ये जो लगातार हमले किए हैं इजराइल ने, कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और आतंक का जो अंत किया है, इस पर क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहली बात है कि आतंक का किसी प्रकार से अंत नहीं हुआ जी। आपको हानिया के डेथ के बाद क्या हमास का अंत हुआ है? आप अल बगदादी के बाद में क्या आईएसआई का अंत हुआ है? बिन लादेन के बाद क्या अलकायदा का अंत हुआ है? बोको हरम के कई लीडर मारे गए, क्या बोको हरम का अंत हुआ है? जी। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अंत नहीं होता। उससे भी ज्यादा खूंखार आदमी जो है वो टेक ओवर कर लेगा। जी। मेरे मुताबिक इजराइल को शॉर्ट टर्म में बड़ा गेन होगा, क्योंकि इनका मोरल और मोटिवेशन कुछ डाउन है और लीडरशिप इंटरनल क्राइसिस भी है। लेकिन विद इन 24 to 48 आवर्स नई लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी।
जो इससे भी ज्यादा खूंखार होगी। हम्म, हानिया जो था वो भी एक मॉडरेट लीडर था, हम्म, और इसी मासिक नसरुल्लाह जो भी था ये भी प्रैग्मेटिक और मॉडरेट था। अगर आप देखो तो इसने पिछले 11 महीने में केवल गोलन हाइट्स और नदन इसराइल में ही हमले किए थे। इसराइल के किसी भी सिविलियन टारगेट्स को हिट नहीं किया था। हम्म, अभी इट्स गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर, और सिविलियन टारगेट्स पर भी उतना ही हिट कर सकेंगे जितना वो कर सकते हैं। जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बैटल टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। 2000 में 20 साल की ऑक्यूपेशन के बाद इसी हिजबुल्लाह ने, जब काफी ज्यादा कमजोर था, जी, इसराइल को उखाड़ फेंका था लेबनान से। 2006 में इसराइल और लेबनान के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, लेकिन इसराइल किसी प्रकार से उसके ऊपर हावी नहीं हो सका। जी, तो मेरे मुताबिक जो है, ये शॉर्ट टर्म इसराइल को फायदा जरूर है, दुनिया को इससे चिंता बड़ी है। और जहाँ तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, मिडिल ईस्ट में तो इसके परिणाम जो है काफी से ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इसमें इराक भी दाखिल हो सकता है, सीरिया भी दाखिल हो सकता है। हूथी जो है वो और ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे, जी, और ना चाहते हुए भी ईरान जो है वो भी, ईरान की भी लीडरशिप इस समय बड़ी प्रैग्मेटिक है। बिल्कुल। वो नहीं चाहती कि लड़ाई बढ़े, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी काफी बड़े पैमाने पर इस समय क्वेश्चन मार्क है। जी, अगर ईरान कुछ भी नहीं करता तो वास्तव में जो ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में पूरी हर प्रकार से उसकी इन्फ्लुएंस कायम होए, और अमेरिका के जो 9 एयर बेसेस हैं उनको ऐसे ऐसे खत्म किया जाए, ऑलमोस्ट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। जी, मोहम्मद अमीन साहब से बात करना चाहूंगा। अमीन साहब, खबर यह है कि ईरान के सुप्रीमो को भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, और ईरान ने जो है वो इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। तो क्या ईरान अब मुखरता से जवाब देगा, या क्या लगता है उसे इस वक्त अपना बचाव करना चाहिए? ये जो लड़ाई है वो सीधे ईरान के साथ है, यूएस की। जी, और यूएस की जो लड़ाई है वो सीधे ईरान के साथ है, क्योंकि उसको ये कहना है कि ईरान के पास वेपन है, और वो वेपन की वजह से वो परेशान है यूएस, क्योंकि उसने उसी तरह इराक को भी खत्म कर दिया। अब वो ईरान पे हमला करना चाहता है, काफी जमाने से हो चुका। लेकिन देखिए, इसके लिए उन्होंने तैयार की जो जमीन है, वो जमीन तैयार की है इसराइल के थ्रू। इसराइल के थ्रू अब उन्होंने ये लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ी, उनके कमांडर बना दिए। उसके बाद इनका अगला पीओ के लिए होगा। उसके बाद इसके बाद चूंकि हमास पे मार चुके हैं, हिजबुल्लाह को लेबनान में इन्होंने खत्म कर दिया, अब हूती पे हमला करेंगे, यमन का अगला स्टेप होगा। उसके बाद ये ईरान पे आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईरान को जितना ही सस्ता ले रहे हैं उतना है नहीं। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्लाह खुमैनी, वो बहुत सेफ प्लेस पे चले गए, क्योंकि उन्होंने जब ये मारा है, कल उनको इन्फॉर्मेशन थी, उनके जो टॉप नेशनल कमांडर से उनकी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। उसके बाद सवाल बात का है, जो यूएन असेंबली में यूनाइटेड नेशन ने अपना बयान दिया, वो बयान जो दिया है वो इसलिए दिया और ये कहा कि 300 जो बैलिस्टिक मिसाइल उनके ऊपर दागिल गई थी वो ईरान ने की थी। लेकिन क्या है कि बीच में जो दूसरे कंट्रीज हैं, चाहे वो जो प्रो इस वक्त इजराइल है, तो प्रो अमेरिका ही है, तो अमेरिका चाह ही रहा है कि ये उनको सपोर्ट करे। तो इसलिए उन्होंने उनकी जो भेजी गई थी, तो उनके जो भेजे गए थे, तो उसको जॉर्डन ने भी काट दिया, रास्ते में यूएई ने भी काट दिया, उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन ये जो युद्ध है, मैं समझता हूं कि गल्फ के अंदर ये बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि अभी सऊदी के जो भी किंग है उन्होंने भी यही कह दिया कि इस तरह से नहीं चलेगा काम, क्योंकि वहां पे गाजा की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। तो गाजा को अगर नहीं देते हैं या उसको नहीं देते हैं जिसकी लड़ाई चल रही है, तब तक ये नहीं चलेगा मामला, और ये बड़ा भयंकर मामला होने वाला है। बिल्कुल अमीन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पीके सहगल साहब, आसपास के जो तमाम गल्फ के देश हैं और आसपास के तमाम देश हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ेगा इसका। देखा, लेबनान की सड़कों पर भी टैंक तैनात कर दिए गए हैं, तो इसका कितना क्या असर जो है आसपास की कंट्रीज पर भी पड़ने वाला है? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी सहगल साहब, अमेरिका ने अपना शिप लगा दिया है वहाँ पर, उसमें ब्रिटिश सैनिक भी हैं इसके अंदर। जी पीके सहगल साहब, आप जवाब दीजिए, मैं फिर अमीन साहब के पास भी आऊंगा। जी सहगल साहब। हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसका भयंकर असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर, और सारी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेबनान में जो टैंक्स बेरूट में लगाए गए हैं, उनका मकसद है कि जो क्रिश्चियन हैं और शिया हैं, उनकी आपस में झड़प ना हो।
जी। उसको रोकने के लिए वहां पे टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है। हम्म, और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने इमरजेंसी मीट बुलाई है ओआईसी नेशन की। ईरान के जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े प्रैग्मेटिक हैं, बड़े बड़े मॉडरेट हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने कहा है ईरान काफी से ज्यादा करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। और अमेरिका की और इसराइल की जबरदस्त कोशिश है किसी न किसी तरीके से उनकी जी। ये बढ़ती ताकत को है खत्म किया जाए। जी। मुझे नहीं लगता कि ईरान इमीडिएटली इन्वॉल्व होगा। ईरान और भी बड़े पैमाने पर हथियार ठीक। और हर प्रकार का मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा हाउथीज को, इराकीज को, सीरियंस को। जी। और उन्हीं के माध्यम से ये प्रॉक्सी अटैक्स होंगे। जी। जी। और हो सकता है कि कुछ और मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। टर्की भी जी, काफी मोहम्मद अमीन साहब, एक महीने से लगातार लोकेशन ट्रेस की हुई थी, तमाम ठिकाने पता था इजराइल को हिजबुल्लाह के, और एक महीने के बाद बड़ा लंबा सब्र करने के बाद जो है इस टाइमिंग पर जो अटैक किया गया है, एक साथ 6000 जगहों पर पॉइंट पर हमले किए गए, तो क्या कुछ खास रणनीति लगती है इसके पीछे इजराइल की, क्योंकि वेट एंड वॉच किया और फिर हमले किए? जो एजेंसी है जी। वो मोसाद की एजेंसी है। मोसाद की आज की एजेंसी नहीं है, बहुत पुरानी बिल्कुल। एजेंसी है। उनकी जो इंफॉर्मेशन है जी। वो सटीक होती। पहली बार ही सिर्फ धोखा खाए थे जब इन पे हमास ने हमला कर दिया था जी। और उन पे रॉकेट दाग दिए थे। वह तब वो तैयार नहीं थे ना, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी। पता नहीं कोई होगा कम्युनिकेशन गैप। अदरवाइज उस वक्त लोग नाराज भी चल रहे थे नेतन्याहू से, इजराइल के लोग। तो हो सकता है कुछ रहा हो, मिसकम्युनिकेशन न किया गया हो प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज ये उसी वक्त कंट्रोल कर लेते। लेकिन पूरी दुनिया ने जो है हमास की जो फाइट हुई और उन्होंने यहाँ पर किया, वो बहुत गलत किया। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी नकारा था। इस तरह नहीं करना चाहिए कि बेगुनाहों को वहां मारा जाए, चाहे किसर इधर के हों या उधर के हों, चाहे वो इजराइल के हों, चाहे वो फिलिस्तीन के हों, किसी भी हमारा देश है। हमेशा चाहते हैं कि शांति वार्ता की जाए और शांति टेबल पे वार्ता होती है, लड़ाई से और ब्लड शेड। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, लग नहीं रहा है कि शांति वार्ता इतनी जल्द संभव हो सकेगी, क्योंकि ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान की सड़कों पर सेना तैनात करेगा, और इस सेना तैनाती के मायने यही है कि अब इजराइल को चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति है उस पर शुरुआत हो गई, उस पर काम शुरू हो गया। तो लगता है कि जल्द शांति बहाली अब उस गाजा पट्टी में और आसपास के इलाकों में अटैकिंग एरियाज में हो सकेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि शांति अब होने वाली है। शांति अशांति बढ़ती चली जाएगी अगर इस तरह से ये लोग करते रहेंगे। जी। उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। जी, धन्यवाद आपका। जी, पीके सहगल साहब, आपसे सवाल लेना चाहूंगा मैं, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? जैसे हमने शुरुआत की थी कि आतंक पर अटैक तो है ये, लेकिन ये आतंक के खात्मे को लेकर क्या लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, और क्या लगता है कि इस आतंक के खात्मे के लिए अब आगे इंटरनेशनल लेवल पर और इजराइल जो है वो क्या सपोर्ट लेगा, और क्या आगे रणनीति उसकी रह सकती है? देखो, उसकी रणनीति तो एक ही है। नेतन्याहू की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि हमास को हर प्रकार से खत्म किया जाए, हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। 11 महीने लड़ाई हो चुके हैं, हिजबुल्लाह किसी खत्म होने के नजदीक नहीं है। जी। हिजबुल्लाह के अभी भी 20 से 25 लड़ाके कायम है। अभी भी शनिवार पकड़ा नहीं गया। अभी भी उनके जो बंधक हैं अभी भी छुपे हुए टनल्स में, उनको भी रिहा नहीं कर सके। इसी माफिक उसकी कोशिश है कि हिजबुल्लाह के पास काबिलियत हमास से बहुत ज्यादा है। मेरे मुताबिक हिजबुल्लाह को अगले कई साल तक खत्म नहीं कर सकता। इजराइल के मिलिट्री एम्स जो है वो अचीवेबल नहीं है। जी। और ये जो उसने स्ट्राइक की है, इसकी क्लियरेंस या इसकी अर्ली इन्फॉर्मेशन अमेरिका को और अपने एलाइज को भी नहीं दी थी, क्योंकि वो साफ तौर पे नहीं चाहते थे अमेरिका और उसके एलाइज जो है ब्रिटेन वगैरह कि इजराइल और नेतन्याहू इस पास की कार्रवाई करे। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि जो 60 से 70 हजार से तकरीबन 1 लाख नदन इजराइल में लोग हैं जो एक साल से अपने घर को छोड़ के गए हुए हैं, उनकी तरफ से प्रेशर था कि ऐसी कंडीशन क्रिएट किए जाए ताकि वो अपने घर में आ सके। उसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना बड़ा लाजमी है, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाएंगे। और अगर इजराइल ने गलती की, ग्राउंड इन्वेजन की, जिसके लिए उसने 1,70,000 सैनिक तैनात कर लिए हैं, प्लस 4,60,000 से 70,000 रिजर्विस्ट को भी तैनात स्टैंड बाय कर लिया है। उसके बावजूद अगर उसने गलती की सदर्न लेबनान को अटैक करने के लिए, तो 28 सेकंड के अंदर अंडरग्राउंड से उनकी मिसाइलें बाहर आ सकती हैं। विद इन 28 सेकंड दे कैन फायर एंड हाइड बैक। और हिजबुल्लाह के जो अंडरग्राउंड टनल्स है वो हमास से भी ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल हमास से भी ज्यादा सुरक्षित है। और इजराइल साफ तौर पर जानता है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो यहाँ क्या कर पाएगा। इसी वजह से
दुनिया जो है भाई तभी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस युद्ध का बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। सप्लाई चेन जो है आगे सप्लाई चेन में बड़ा नुकसान हुआ है। फूड प्राइसेस बढ़ सकती हैं, ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ सकती हैं, बिकॉज मिडिल ईस्ट जो है ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा भंडार है। और अगर उन भंडारों में लड़ाई बड़ी हो जाती है और ऑयल एंड गैस फील्ड जलते हैं जी जी ईरान वगैरह के, तो उसका दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर पड़ सकता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान तो लड़ाई में बिलीव नहीं करता। हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि आज माहौल में हर मसले का हल जो है वो बातचीत ही है। और नेतन्याहू भी साफ तौर पे जानते हैं कि वास्तव में इन दी अल्टीमेट एनालिसिस उनको 2 स्टेट पॉलिसी है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहले अमेरिका उसके खिलाफ था, आज अमेरिका और ब्रिटेन भी साफ तौर पे कहते हैं कि अगर परमानेंट पीस इधर एस्टेब्लिश करनी है मिडिल ईस्ट में, जी इसराइल को जी पीके सहगल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर टीपीएस रावत साहब जुड़ गए हैं, रिटायर अधिकारी हैं सेना के। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंडिया हेड पर। रावत साहब आपसे समझना चाहेंगे सर कि जो जिस तरह नेतन्याहू लगातार यूएन में कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए जो ईरान है और इराक है वो श्राप है, तो ये जो श्राप बताया जा रहा है ये किस तरीके का श्राप बताया जा रहा है, आप समझाएंगे? और क्या इजराइल जो है लगातार इन पर भी अब अटैक की रणनीति बनाएगा? देखिए, मैं रह चुका हूँ यूएन मिशन में लेबनान में 1998-99। बिल्कुल। तो मैंने पूरा इजरायली आर्मी को भी ऑपरेट करते देखा है और उधर हिजबुल्लाह को भी ऑपरेट करते देखा है। बिकॉज हिजबुल्लाह का उस टाइम पे क्या सिस्टम था कि एक तो बेसिकली आपको ये समझाना चाहूँ कि लड़ाई जो हो रही है जो पूरे शिया है, 1-2 फैक्शन उनका अमाल है, एक हिजबुल्लाह है। अभी हिजबुल्लाह ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। और जो साउथ लेबनीज आर्मी पहले इजराइल के अंदर साउथ लेबनान के अंदर होती थी, वो इट वाज ऑफिसर्ड बाय क्रिश्चियन मैरोनाइट, जो तीसरे बड़ा समूह है, क्या कहते हैं, रिलीजियस समूह लेबनान में। और उनके जो 95% जो सोल्जर्स थे दे वर आल्सो शिया। तो बेसिकली उस टाइम पे लेबनान में शियाज वर फाइटिंग शियाज ओनली, नॉट हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह इमर्ज लेटर ऑन एज अ मेजर पावर। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, इट इज सपोर्टेड डायरेक्टली बाय ईरान एंड इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। इनफैक्ट आज मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि जो सीरिया में पीपल आर सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ नसर बिकॉज थ्रू Iran they had also their they were supporting Assad, and the people who were anti-Assad they were celebrating the death of Nasser. जी रावत साहब, आप भी लेबनान में तैनात रहे हैं सर, क्या लगता है ये जो पैटर्न है हिजबुल्लाह के काम करने का, और अभी जैसे पीके सहगल साहब कह रहे थे कि इस अटैक से तो 13 महीने में उधर था, तो हिजबुल्लाह का जो काम कर देगा था, दे यूज्ड टू कम एंड रॉकेट्स से फायर करते थे, मोटरसाइकिल में आते थे, 1-2 रॉकेट दागते थे और निकल जाते थे। बेसिकली जो यूएन के साथ जो एक एग्रीमेंट था कि विद इन द 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ अ यूएन पोस्ट दे विल नॉट फायर, और ये आके उधर से भी फायर करते थे। तो बेसिकली इनका शूट एंड स्कूट था, बट ओवर द इयर्स विद द हेल्प ऑफ ईरान दे बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट फोर्स। इनके पास जैसे अभी कोई कह रहा था, आई गेस हर्ड की मतलब जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो दे आर मच बेटर देन हमास, एंड इनके पास जो कैपेबिलिटी है दैट इज आल्सो मच बेटर देन हमास। So while Israel cannot finish them off ऐसे ही, but ground troops are required, which they are planning to go in. पहले they will soften the targets, तो क्या कहते हैं अपना artillery and जो अपना aircrafts हैं, combat aircraft, because इनकी air defense बिल्कुल भी नहीं है हिजबुल्लाह के पास, so they will go in, they will smoothen, and then the basic aim of infantry which is to go in is to go into these tunnels and destroy all their rockets which are there. And the main aim जो अभी कोई पहले बोल रहा था, जो 63-64,000 नॉर्दर्न इजराइल से पीपल हैड टू इवैक्यूएट, क्योंकि 8 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी हमास के सपोर्ट में यहाँ से रॉकेट फायर करनी शुरू कर दी। रावत साहब, इसलिए रावत साहब अभी मैं एक और बात समझना चाहूँगा। नेतन्याहू ने कहा है, अभी बयान आया है कि वो किसी भी तरीके से जंग नहीं टालेगा, अब निर्णायक भूमिका में जंग पहुंचेगी और अपने अंजाम तक वो जो है हमास की जंग को ले जाएगा। तो क्या लगता है शुरुआत हुई है, ये तबाही और आतंक को जो सबक सिखाने का काम है वो किस मोड़ तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, एज यू नो दे आर सराउंडेड बाय ऑल दीज कंट्रीज व्हिच आर एंटी इजराइल, सो उनका सर्वाइवल का वो है, इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, एंड एज नेतन्याहू हैज सेड कि वो उसको अल्टीमेट उसमें कल्मिनेशन में ले जाएंगे, तो दे विल डू इट, दे हैव द कैपेबिलिटी, एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड द टॉप लीडरशिप ऑफ हिजबुल्लाह, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल।
बट यही है कि कब तक चलेगी, बट आई फील कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक दिस वॉर विल फिनिश टू सम दिस थिंग, क्या कहते हैं, कुछ होगा इसका रेजोल्यूशन या जो भी हो। आइदर हमास को तो वैसे ही खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह ऑल्सो आई थिंक इज ऑन द फाइनल अपना जो खत्म होने का, बाय 25 आई थिंक दिस वॉर विल फिनिश। जी रावत साहब, जैसा अभी पीके सहगल साहब भी कह रहे थे, अभी लगातार हम चर्चा कर ही रहे थे कि ये खात्मा नहीं है बल्कि एक और नई शुरुआत होगी हिजबुल्लाह की। तो क्या लगता है सर, नया दावेदार हिजबुल्लाह चीफ का कमांडर कौन बनेगा? दावेदार तो काफी है, लेकिन ये जो हमले हुए हैं, क्या लंबा वक्त लगेगा संभलने में हिजबुल्लाह को? जी, जो इन्हीं का कजन है, एक क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल देखता था, फॉरगेटिंग हिज नेम, ही वाज रिलेटेड टू जो ईरानियन एक कमांडर पहले मारा था, मुशर्रफ या क्या था, जो ट्रंप के टाइम पे मारा गया था। ही इज द मोस्ट लाइकली सक्सेसर, बट फॉर हिम टू सेटल डाउन एंड गेन द पॉपुलैरिटी एंड जो स्टेचर नसरल्लाह का था फॉर 32 years, he led the Hezbollah with whatever as a grip कह लो या फिर भी कह दो, he was an idol for most of the people there in Lebanon. तो वो स्टेचर अचीव करने के लिए इट्स डिफिकल्ट, बट लेट्स सी, Hezbollah will continue like Iran has said, whether Nasrallah is there or not, will continue, and it has a capability and a worldwide your presence. So time तो लगेगा, पर decisive action Israel will take, like they done against Hamas. जी, इनके जो डेजी कटर बॉम्ब्स हैं, यू नो, दे आर पेनिट्रेटिव, वो अंदर घुसते भी, बंकर तोड़ के भी, लाइक नसरल्लाह और ये कल के हमले में सर ज्यादातर इसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो तो अंदर डबल डेटोनेशन होता है, पहला फूटता है, अंदर जाता है, फिर पूरा फूटता है। तो इनके तो जो टनल्स हैं, विच आई डोंट थिंक दे लास्ट मच, दे विल फाइंड, इनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी, दे नो वेयर एवरीथिंग इज देयर, व्हिच हाउस इज हाउसिंग वेपन्स, they will destroy it as they have been telling the people also evacuate, जिस भी घर में बॉम्ब है या रॉकेट है, they told those people to run away, otherwise they will face casualties. ये है sector, and Israeli army is the one which is determined, they are trained, they know what they have to do, and they achieve their aim, which I have seen on ground. ठीक जी, रावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर चर्चा के लिए वक्त देने के लिए। पीके सहगल साहब हमारे साथ हैं। सहगल साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा। जब भी जंग होती है हमास और इजराइल की, भारत बीच में फंस जाता है। भारत में कई लोग हैं जो कुछ इजराइल का समर्थन करते हैं, कुछ हमास का समर्थन करते हैं। तो रणनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अब किस तरह की रणनीति की जरूरत होगी और भारत इस जंग को लेकर क्या कुछ आगे भारत को बढ़ना होगा? देखो, भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो जंग के खिलाफ है, वो सिविलियन कैजुअलिटीज के खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि जंग लंबी चढ़े। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परमानेंट पीस के लिए इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 2 स्टेट पॉलिसी, और हिंदुस्तान उस 2 स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करता भी। फिर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी जंग का हल जो है वो डायलॉग और डिस्कशन और डेलिब्रेशन के थ्रू होगा, ना कि लड़ाई के थ्रू। बिल्कुल सर। मेरे मुताबिक ना तो हमास खत्म होगा, ना हिजबुल्लाह खत्म होगा, अगले साल नहीं, कई अगले 10 साल तक भी नहीं खत्म हो सकता जी। और जहाँ तक हसन नसरुल्लाह है, वो पिछले 3 साल से ग्रूम कर रहे थे अपने कजन को लीडरशिप को करने के लिए। वो विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स वो लीडर घोषित कर दिए जाएंगे और नसरुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। एक कहावत है फौज में और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। राइट, तुरंत से ही दूसरा आदमी जो है टेक ओवर कर लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीके सहगल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इंडिया हेड पर और महत्वपूर्ण चर्चा आपने की इंडिया हेड पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मोहम्मद अमीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, क्या ये जंग जो है वो किस दिशा में जाएगी और क्या इस बार हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही इस जंग का अंत होगा या फिर इजराइल की अटैकिंग कब तक जारी रहेगी और आखिर भारत पर इसका क्या असर होगा? ये तमाम बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं और आगे भी इस पर विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन आखिरकार हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक जो है वो इजराइल ने किया है और क्या हिजबुल्लाह इस बड़े अटैक से, इस बड़ी क्षति से सबक लेता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।